हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल पटेल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एकलव्य एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज 40 दिन में 40 मैराथन जो है वो हमने क्या किया है, स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज में अभी जो हमने एक क्लास इसकी कंप्लीट कर ली है, यह जो है हमारी दूसरी क्लास है। यह जो हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। और इसके बाद परसेंटेज की एक क्लास और आएगी और उसमें लगभग पूरा का पूरा जो परसेंटेज है वह क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि आपने पहला वाला जो लेक्चर है वह देख लिया होगा, क्योंकि उसमें हमने परसेंटेज का बेसिक जो है वह बताया हुआ है। आज जो है हम लेक्चर क्लास 2 में इसके बाकी के जो और कुछ कंसेप्ट हैं उनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक बात बहुत अच्छे से हम आपसे बोलना चाहते हैं, ये जो हमारी मेहनत है ना, आप ना इसको प्लीज़ सफल बना देना। अब सफल कैसे बनाओगे आप? सफल ऐसे बनाओगे कि शेयर वगैरह नहीं हम आपसे बोल रहे हैं, हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हो तो कृपया करके बहुत ध्यान से और अच्छे से चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना, पढ़ना। क्योंकि लाइफ में ना यार, हमने ऐसे भी बहुत सारे लोग देखे हैं जो ना बस पढ़ रहे हैं केवल नाम मात्र का, कि वैकेंसी आ गई तो हमने क्या करना, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और जैसे वैकेंसी गई हमने पढ़ना क्या कर दिया, बंद कर दिया। आप सोचते हो क्या कि अभी इनकी जॉब लगेगी क्या? नहीं यार, देखो कंपटीशन तो बहुत है, ऐसा नहीं कि कंपटीशन नहीं है, लेकिन एक बात हम डंके की चोट पे कह सकते हैं, जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत से मतलब ये नहीं कि 3 घंटे आज पढ़ लिया, कल 10 घंटे पढ़ लिया, अब फिर एक दिन का गैप ले लिया, नहीं। नौकरी उसकी लगेगी जो रोज पढ़ेगा, सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलर पढ़ता रहेगा। क्योंकि हमने ऐसे भी बहुत लोग देखे हैं जो ना 12th में टॉपर थे, मतलब हमारे साथ वाले ही बोल सकते हैं आप, 12th में बहुत टॉपर थे, लेकिन आज भी उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी है। और कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो एवरेज थे, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत से क्या कर लिया, जॉब को पा लिया है, और एवरेज बच्चे थे वो। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें एक सीख ये मिलती है कि आपको बस लगातार क्या करते जाना है, मेहनत करते जाना है, और चीज़ों को बार बार रिवाइज करना है और आगे बढ़ना है। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के हम लेक्चर पे चलते हैं। हम पढ़ रहे थे परसेंटेज, और परसेंटेज में हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो है आपका नेट या इफेक्टिव रेट परसेंट। अब ये नेट या इफेक्टिव रेट परसेंट जो है वह क्या होता है, उसके बारे में हम आपको थोड़ी सी क्या बता दें, जानकारी बता दें। चलो भाई देखो, जैसे अगर हम आपसे बोले कि कोई वस्तु है, मान के चलो किसी आपकी जो इनकम है, ठीक, हम आपसे बोले कि मान के चलो आपकी इनकम इतनी थी, पहले इसमें मान के चलो 20% का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। कितने परसेंट का इंक्रीजमेंट हुआ? 20% का, कि भैया आपकी जो इनकम है पहले वो 20% बढ़ गई। फिर अगले दिन तुम फिर गए और तुम्हारे बॉस ने बोला कि अब आपकी जो इनकम है वो कितनी हो गई, टोटल 30% का हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 30% बढ़ा दिया। तो हम आपसे बोलेंगे कि बताइए ओवरऑल कितना बढ़ गया। ओवरऑल से मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल अगर हम आपसे बोले तो कितना प्रतिशत बढ़ गया, इसी को बोलेंगे नेट या इफेक्टिव रेट परसेंट। इसी को हम क्या बोलेंगे, नेट या इफेक्टिव रेट परसेंट। कहने का मतलब ये है, किसी चीज़ को 20% बढ़ाओ फिर उसको 30% बढ़ाओ, तो ओवरऑल यहाँ से यहाँ तक जानने में कितना प्रतिशत का चेंज आया, इसी को बोलते हैं नेट या इफेक्टिव रेट परसेंट बोलते हैं। बात आती है सर अब इसको करेंगे कैसे? तो इसको करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन एक तरीका जो नॉर्मली सब सोचते हैं कि सर एक काम करो, ये 20% है, ये 30% है, तो ओवरऑल कितना बढ़ गई आपकी इनकम, 50%, जो कि सरासर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20% इसका 20% बढ़ाना है, और फिर इसका कितना बढ़ाना है, 30%, तो कभी इन दोनों का टोटल 50% तो कभी नहीं होगा। क्लैरिटी है? डन। अब बात आती है कि इनको हम नेट, जो आपका नेट या टोटल जो परसेंटेज चेंज है वो हम निकालते कितने हैं। तो टोटल परसेंटेज चेंज निकालने के आपके 3 तरीके हैं। उनमें से सबसे पहला जो तरीका है वो आप वैल्यू को क्या कर लो, अज्यूम कर लो। वैल्यू को क्या कर लो, अज्यूम कर लो। अब वैल्यू को अज्यूम भी बहुत तरीके से कर सकते हो। बेसिकली हमने मान लिया कि मान के चलो आपकी इनकम कितनी थी, 100 रुपये। 100 ही क्यों माना, कुछ और भी तो मान सकते थे। बात आती है 100 एक ऐसा नंबर है क्योंकि इसका परसेंट निकालना आसान है। तो हमने मान ली तुम्हारी इनकम कितनी है, 100 रुपये है। अब उसने पहले क्या बोला कि इसमें 20% का चेंज हुआ,
तो आप हमें बताओ 100 का 20% कितना होगा। आप बोलोगे सर 20 ही रुपये होगा, इसलिए तो हमने माना था। तो अब आपकी इनकम कितनी हो गई, आप बोलोगे आप 120 हो गई। क्लैरिटी है, हमने इनकम 100 मान ली, 100 से 20% की वृद्धि करी तो 120 आ गई। अब इसमें वृद्धि करोगे आप कितने की, इसमें कितने की वृद्धि करोगे, तो इसमें वृद्धि हो रही 30% की। तो आप 30% अलग से इंट्रोड्यूस भैया सॉल्व कर लो। 120 का 10% कितना होगा 12, तो 30% कितना होगा आप बोलोगे 36। तो अब आपकी जो नई इनकम है वो कितनी हो गई, आप बोलोगे 156। कितनी हो गई 156। हम बोले आपसे कि ओवरऑल चेंज कितना आ गया, ओवरऑल चेंज, तो यहाँ से यहाँ तक जो ओवरऑल चेंज आया है वो आया है 56%। कितना आया 56%। क्यों, अच्छा कितने पर 100 पे 56 की वृद्धि हुई, तो 100 का 56 क्या होगा 56% होगा। तो पहला तरीका क्या होता है कि आप वैल्यू को क्या कर लो, अज्यूम कर लो, 100 मान लो, या फिर हम अगर फ्रैक्शन में आ गया तो हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो हमारे थोड़ी काम की होती है। क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें बता देंगे। पहले तरीके में कोई डाउट है क्या, डन। इसी तरीके से दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है या तो इसी को बोल सकते हो आप रेशो मेथड, या इसी को आप बोल सकते हो फ्रैक्शन मेथड। इसी को क्या बोल सकते हो, फ्रैक्शन मेथड। हमने आपसे क्या बोला कि आपकी जो पहले इनकम कितनी बढ़ी थी 20%, फिर इनकम कितनी बढ़ी है 30%, तो बताइए ओवरऑल कितना चेंजेस हो गया। तो ये हम आपको फ्रैक्शन में बता चुके हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5। 5 में 1 की क्या हो रही है वृद्धि, तो आपकी फ्रैक्शन में कितने का चेंज हो गया, आप बोलोगे सर 6/5। 5 में 1 वृद्धि करोगे तो हो गया 6/5। तो पहला मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये आ गया। इसी तरीके से 30% की फ्रैक्शन वृद्धि हो रही है, तो किसी चीज़ को 30% बढ़ाना है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 10 में 1 की 3 की वृद्धि होगी तो इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा वो हो जाएगा 13/10। अब यार इसको सॉल्व कर लो, ऊपर आ जाएगा 13 छम कितने आ गए 78, बटे में कितना आएगा 5 धाम 50। 50 से वैल्यू कितनी हो गई 78 हो गई। कितने की वृद्धि हुई 28 की, कितने पर 50 पर। तो 28 की वृद्धि हुई यदि 50 पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, आप चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो टोटल कितना आ जाएगा डायरेक्ट 56%। कितना आ जाएगा 56%। तो ये भी एक दूसरा क्या है तरीका है, इससे भी आप डायरेक्ट रेट परसेंट निकाल सकते हो। ठीक, इसी फ्रैक्शन को यदि चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात बिल्कुल सेम टू सेम है। बात बिल्कुल सेम टू सेम है कि भैया 5 से 1 की वृद्धि हो गई तो कोई राशि हो कितनी गई 5 से 6। ये इनिशियल वैल्यू है, ये फाइनल वैल्यू है, ये प्रारंभिक मान है और ये अंतिम मान है। 5 से कितना हो गया 6। इसी तरीके से 30% की वृद्धि कर रहे हो तो वो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा 13। इनको गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका कितना 78। 50 से कितने की वृद्धि 28 की वृद्धि हो गई, कितने पर 50 पर। तो 28 की वृद्धि यदि 50 पर तो 100% में कितना, तो निकाल लो भैया कितना आ जाएगा 56%। तो दूसरा तरीका तो है नेट या इफेक्टिव रेट परसेंट निकालने का, वो है आपका फ्रैक्शन या रेशो। बात आती है हम कैसे करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। एक लास्ट चीज और है, वो है आपका क्या 20% की वृद्धि हुई थी और 30% की वृद्धि हुई थी। तो हमने आपसे पूछा था कि बताइए ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो तीसरा तरीका होता है फॉर्मूला। तीसरा तरीका क्या होता है फॉर्मूला। तीसरा तरीका क्या होगा फॉर्मूला। तीसरा तरीका फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो फॉर्मूला है आपका a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। क्या बोला भैया a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। यहाँ याद रखना अगर इंक्रीजमेंट हो वृद्धि हो तो हम क्या लेंगे वैल्यू पॉजिटिव, और अगर कमी हो या डिक्रीजमेंट हो तो हम वैल्यू कैसी लेंगे नेगेटिव। सवाल आएगा उसमें हम आपको बता देंगे। ठीक है भैया, चलो 20 की वृद्धि 30 की वृद्धि, तो 20 धन 30 प्लस 20 इंटू 30 बटे कितना आएगा 100 आएगा। इसको जोड़ोगे तो ये 50 आएगा, प्लस ये कितना आ जाएगा 0006। टोटल कितना आ जाएगा 56%। टोटल कितना आ जाएगा 56%। इससे डायरेक्ट वैल्यू आती है। ठीक है, इससे क्या आती है डायरेक्ट वैल्यू। बात आती है हम ये वाला और वो कब लगाएंगे। देखो लगाने को आप कोई भी लगा सकते हो, लेकिन जब एक बात याद रखना फॉर्मूला आप तब लगाना जब ना वैल्यूज़ कैसी हो छोटी हो, जैसे 2% 3% आ गए 4% आ गए, तो बिल्कुल सेम टू सेम है।
ठीक है, यही लगा लेना, इससे आपके आंसर आ जाएंगे। बताने को और डिटेल में भी बता सकते हैं, लेकिन इतना काफ़ी है। तो अब आप समझ गए। अच्छा, एक बात और, ये 20% है, ये 30% है, अगर इनके क्रम बदल गए ना तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप पहले 30% निकाल लो, फिर 20% निकाल दो, तो भी बात वही है, तो भी बात वही है। एक बात। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि किसी सवाल में केवल 2% चेंज हो सकते हैं, कोई में 3 भी हो जाएंगे, कोई में 4 भी हो जाएंगे। उससे मैटर हो पड़ेगा क्या? नहीं मैटर पड़ेगा। सर बात आती सर पीछे वाले में तो लगा लेंगे, फॉर्मूला में कैसे लगाएंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 वैल्यू आ गई ना, 1 2 और 1 3। तो पता क्या करना, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेना फॉर्मूला से, एक आंसर आएगा, फिर इसको और इसको सॉल्व कर लेना फॉर्मूला से, दूसरा आंसर आ जाएगा। 3 वाला भी फॉर्मूला है, लेकिन नॉर्मली उतना इफिशियंट नहीं होता है, तो हम उसको बता भी नहीं रहे। ठीक है भाई, चलिए तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे सवालों पे आते हैं। और हमारा सवाल नंबर फर्स्ट ये रहा। क्वेश्चन क्या है, यदि किसी पुस्तक की कीमत पहले 25% बढ़ाई जाती है और फिर 20% बढ़ाई जाती है, तो वस्तु की कीमत में क्या परिवर्तन होगा? ओवरऑल चेंज पूछ रहा, क्या होगा? 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड लगा लो यार, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। हम जो है इसमें लगा दे रहे हैं, क्या फ्रैक्शन लगा दें 25% की। अब एक बार लास्ट बार, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो 4 में 1 की क्या हो रही वृद्धि, तो आ जाएगा 5/4 पहला। दूसरा भैया 20% की वृद्धि हो रही, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, 4 में 1 की वृद्धि करोगे तो हो जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा? 5/4 होगा कि नहीं होगा? दोनों एक से कैसे आ गया? यहाँ तो 4 आ गया और 20% सॉरी, यहाँ कितना आएगा 1/5, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 से 6, तो आ जाएगा 6/5। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से 5 कट गया, ये कटेगा आपका 3, ये कटेगा आपका 2, 3/2, 2 में 1 की वृद्धि हो रही है, और 1/2 को हम 50% बोलते हैं। जिनको नहीं पता है तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है, इंटू 100 करो, कोष्टक के बाहर % लगा दो। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, हमने फ्रैक्शन से कर दिया, इसी को आप लिखने के तरीके में बस थोड़ा चेंज कर दो तो बात बिल्कुल सेम टू सेम। अब इस सवाल को देख लेते हैं। किसी पंखे की कीमत में पहले 25% की कमी हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई, बताइए पंखे की कीमत में ओवरऑल परिवर्तन क्या हुआ? तो वैसे इस सवाल को करने का अच्छा तरीका फ्रैक्शन है, लेकिन हम इस बार इस फॉर्मूले से बता दे रहे हैं कि कमी हो रही है तो क्या लोगे आप? माइनस। फॉर्मूला क्या है? a + b + a × b अपॉन 100। ए का मान कितना रखोगे? वो रखोगे -25। बी का मान कितना रखोगे? बी का मान रखोगे 20 प्लस -25 इंटू का 20 बटे में कितना आ जाएगा? 100। सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -5, और यहाँ से भी क्या आएगा? यहाँ से भी क्या आएगा? -5 ही आएगा। इधर से भी कितना आएगा? देखो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 से काटोगे कितने बार कट गया? 5 बार, तो -5 टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आएगा -10। अब ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस ये बता रहा है कि भैया डिक्रीजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक, इसी कंसेप्ट को चाहो तो आप किससे भी कर सकते थे, फॉर्मूला से भी, सॉरी फॉर्मूला से कर लिया, फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। डायरेक्ट बताओ, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, कमी हो रही तो कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है भाई, डन। 20% की वृद्धि हो रही तो 1/5, 5 से कितने हो रहे? 6/5। अब ये कट पीछे 18 बटे कितना आ जाएगा? 20, और थोड़ा सॉल्व करो तो आ जाएगा 9/10। 10 से 9 हो गया, कितने की वैल्यू आई? 1 की कमी आई, तो 1/10 जो है वो क्या होता है आपका? डायरेक्ट 10% होता है। तो 10% का क्या हो रहा? डिक्रीजमेंट हो रहा। क्लैरिटी है? ठीक, थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, पता नहीं क्या करने लगे थे, है ना। लाइटिंग का थोड़ा खेल है, और कभी ऑनलाइन ज़्यादा क्लासेस हम लेते नहीं हैं तो थोड़े से नाटक हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है टाइप नंबर फर्स्ट, इसी पे बेस्ड टाइप नंबर फर्स्ट, जहाँ पे लिखा है a = b × c। a = b × c क्या होता है? a = b × c। इस टाइप को आप ऐसे समझ सकते हो, जब किसी एक वैल्यू का मान 2 या 2 से अधिक वैल्यू के गुणनफल के कैसे हो? बराबर हो। ये बात वही है कि इन दो में जो भी चेंजेस होगा वो टोटल इस चेंजेस के कैसे होगा? बराबर होगा। कैसे? वो समझते हैं।
जैसे सबके घर में मिल्क तो आता ही है, दूध आता ना सबके घर में, और मम्मी हिसाब करवाती कि नहीं करवाती है? बताओ भाई। हाँ, अगर बिल्कुल ही तुम्हारे बे हो, समझ गए ना, तो फिर शायद नहीं करवा दो मम्मी, विश्वास नहीं हो तुम्हारे पे। बाकी नॉर्मली घर के सबके घर में हिसाब तो होता ही है। अच्छा बताओ भैया, हिसाब का आप टोटल आपका खर्च कैसे बनता है? तो आप बोलोगे हमारा जो टोटल घर का एक्सपेंडिचर है, जिसको आप खर्च बोलते हो, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो दो चीज़ें क्या है? एक तो प्राइस, मिल्क का प्राइस कितना है जिसको आप कीमत बोलते हो, इनटू एक प्राइस हो गया, दूसरा है आपका कंजप्शन। दूसरा क्या होता है? कंजप्शन, जिसको आप बोल सकते हो हिंदी में खपत, जिसको आप क्या बोल सकते हो? खपत। एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन। इन दो चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? आपका टोटल एक्सपेंडिचर बनता है। कितने रुपए का 1 लीटर मिल्क आ रहा है और आपके घर में कितने खपत होती है? 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ऐसे ही। ठीक, तो आपने क्या देखा कि इन दो चीज़ों के मल्टीप्लाई से खर्च जो है वो क्या होता है? निकल के आता है। मान के चलो अगर हम आपसे बोलें कि खपत में तो कोई चेंज नहीं हुई, प्राइस में हमने दुगनी की, प्राइस जो है वो दूध वाले ने डबल कर दिया, बताओ आपके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप बोलोगे सर प्राइस यदि डबल हो गया तो हमारा खर्च भी कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। खर्च भी हमारा कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट, मान के चलो तुम्हारे घर में ज़्यादा रिश्तेदार आ गए, तो तुमने कैपेसिटी खपत क्या कर ली? बढ़ा ली। खपत मान के चलो 3 गुनी कर ली, प्राइस आपने ज्यों का त्यों रखा, तो बताओ खर्च भी कितने गुना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 3 गुना हो जाएगा। समझे कि इनके चेंज होने से इस पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है? तो इनका जो ओवरऑल चेंज होता है वह जो है इसके ओवरऑल चेंज के कैसे होता है? बराबर होता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि उसी समय पे दूध वाले ने क्या कर दिया? प्राइस इंक्रीज कर दिया और रिश्तेदार भी तुम्हारे घर ज़्यादा आ गए, तो आपने देखा कि प्राइस के चक्कर में प्राइस हुआ डबल, खपत कितनी हो गई? 3 गुनी। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो आपके खर्च पे क्या पड़ेगा? तो 2 तिया 6, टोटल आपका जो खर्च है वो कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना हो जाएगा। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ऐसी बातें सीखी कि जब भी 2 या 2 से अधिक चीज़ों का मल्टीप्लाई किसी तीसरे चीज़ के बराबर हो तो वहाँ पे भी यह नेट इफेक्टिव परसेंटेज का कंसेप्ट क्या होता है? लगता है। इस बात को बहुत अच्छे से आप क्या करना? याद रखना। सवाल कैसे आएंगे? तो ज़्यादा आप घबराना नहीं, सवाल इस तरीके से आएंगे जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखे भी हुए हैं, सवाल है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8 और 10%, 8% बढ़ाने और 10% घटाने के लिए बनाया गया है। इसमें क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या करो? ज्ञात करो। अब आप हमें ये बताओ, अगर आपको याद हो तो, कि आयत का एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आप बोलोगे सर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आपने क्या देखा? आपने एक सिंपल सी बात देखी कि दो चीज़ों का मल्टीप्लाई किसी तीसरे चीज़ों के कैसे इक्वल है। तो इसमें जो भी ओवरऑल चेंज होगा, नेट इफेक्टिव चेंज होगा, वो उसके क्षेत्रफल के कैसे होगा? बराबर होगा। वो उसके क्षेत्रफल के कैसे होगा? बराबर होगा। तो भाई इसी कंसेप्ट को यूज करके इस सवाल को हम कर लेंगे। ठीक, अच्छा पहले तो 8% का क्या हो रहा है? इंक्रीजमेंट। और फिर चौड़ाई में क्या कर रहा है? वो चौड़ाई में 10% की क्या कर रहा है? कमी। तो जितने भी हमने आपको तरीके बताए हैं उन तीनों तरीके में से जो तुम्हें अच्छा लगे उस तरीके से सवाल को क्या कर लो? सॉल्व कर लो। हम इसको किससे करवा दे रहे हैं? फॉर्मूला से। बताओ भैया फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100 है कि नहीं? तो a का मान कितना रखोगे? 8, वृद्धि हो रही। b का मान कितना रखोगे? 10 प्लस 8 इंटू 10 बटे में कितना आएगा? बटे में आ जाएगा 100। 10 माइनस का है। अच्छा 8 में से 10 गए तो ये तो माइनस के 2 आ गए, यहाँ पे भी माइनस आएगा, 0 से 0 गया, ये आएगा 0.8, दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 2.08 और माइनस आ रहा है तो माइनस ये बता रहा है कि भैया क्या हो रहा है? डिक्रीजमेंट हो रहा है। तो अगर तुम किसी आयत की लंबाई को 8% बढ़ा दो और चौड़ाई को 10% घटा दो तो आपका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 22.8% की क्या आ जाएगी? उसमें कमी आ जाएगी। ठीक है भाई। अच्छा एक बात और इसी में बता दें, अब देखो सवाल बेसिक तो ये बनेंगे कि भैया इन दोनों में चेंज होने पर ओवरऑल इसमें परिवर्तन होगा।
कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि इन दोनों में से इसमें परिवर्तन दे देगा, इसमें दे देगा, और इसमें तुमसे क्या करेगा, पूछेगा। अरे खुद बताओ, जैसे भैया खर्च है, हम तुमसे बोले कि खर्च जो है टोटल 6 गुना हो गया, प्राइस जो है वो दुगना हुआ, तो बताओ कंजप्शन कितना होगा। तो आप बोलो कंजप्शन कैसे हो, निकाल लेंगे यार इसको डिवाइड करके, 2 इधर ले आएंगे तो कंजप्शन पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 गुना। लॉजिक समझे। तो 3 में से 2 की वैल्यू तुमसे क्या करेगा, देगा, 1 की वैल्यू तुमसे क्या करेगा, पूछ सकता है। ठीक है, घबराना नहीं भाई, ठीक, सवाल करवाएंगे हम। ये रहा, ठीक, बोल रहा है, क्या बोला भैया, भाई रात के 12:30 बज रहे हैं, है ना, आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस भी आते हैं और वो बोलते हैं सर ऑफलाइन क्लासेस में उतना परफेक्ट मज़ा नहीं आता है। ठीक है, आप हमें रिकॉर्ड करके दे दीजिए, तो प्लीज़ ये जो हम मेहनत कर रहे हैं इस मेहनत को जाया नहीं जाने देना। आपको इस क्लासेस को पढ़ के अच्छे से मेहनत करके, हमने बहुत मेहनत की है, आप इस मेहनत का बहुत ज़्यादा लाभ उठाओ और अच्छी बढ़िया सी नौकरी लो, फिर हमसे मिलने आना। फिर हमसे क्या आना, मिलने आना, हमसे हमारी तरफ से क्या होगी, तुम्हें पार्टी, और जो तुम बोलोगे वो पार्टी देंगे। ठीक है, चलो लिखो उधर, क्या है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की क्या की जाती है, वृद्धि, भुजा में 5% की वृद्धि कर रहा है, तो बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, भुजा जो है वो 5% की वृद्धि, बात आती है सर वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा इंटू भुजा, क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। अब भुजा कितने बार आ गया, 2 बार, मतलब 5-5% का इंक्रीजमेंट कितने बार होगा, 5-5% का इंक्रीजमेंट कितने बार होगा, 2 बार। तो वही वाला फॉर्मूला क्या कर लो, आप लगा लो, लेकिन हम आपसे बोलेंगे कि ना उसको थोड़ा सा अपडेट कर लो और लिख लो 2a² इंटू में a² और इधर 2 के बाद क्या लगा दो, डिजिट लगा दो। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 2a प्लस 2a² नहीं, केवल 2a और होता है a²/100। इससे आपका क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जब सेम परसेंटेज चेंज हो तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 25/100 आ जाएगा 10.25। तो ये थोड़े से याद कर लेना, जैसे 2% का इंक्रीजमेंट हुआ, फिर से 2% का इंक्रीजमेंट, तो डायरेक्ट लिखोगे 2 का स्क्वायर, 2 दूनी कितने होगा 4, और लिखोगे 2 का स्क्वायर 0.4। जैसे हम तुमसे बोले 6% का इंक्रीजमेंट और फिर से 6% का इंक्रीजमेंट, तो क्या लिखोगे, 6 और 6 कितने हो गए 12, और 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 36। जैसे हम तुमसे बोले 7 का इंक्रीजमेंट और फिर 7 का ही इंक्रीजमेंट हुआ, तो डायरेक्ट कितना आएगा, 7 7 14 और 7 7 49। समझ गए, डन। जैसे हम तुमसे बोले 12% का इंक्रीजमेंट और फिर से 12% का इंक्रीजमेंट, तो थोड़ा ध्यान रखना, 12 का स्क्वायर करोगे 144, तो केवल हम 2 डिजिट लिखेंगे, एक कहाँ जाएगा कैरी में, 12 दूनी 24 और एक कितना हो जाएगा 25। तो इनको भी थोड़ा सा क्या कर लेना, याद कर लेना, अदरवाइज वो फॉर्मूला तो है ही अपना a + b + a × b/100, बात खत्म। चलो इस सवाल को कर लेते हैं, इसको नहीं, ठीक, इस सवाल को करते हैं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% और 20% बढ़ाई जाती है। जरूरी नहीं है कि केवल 2D फॉर्मेट हो, 3D फॉर्मेट जिसको आप आयतन भी बोलते हो वो भी इस सवाल से हो जाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि बताइए किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में इतने की वृद्धि हो रही और ऊंचाई में 20% की क्या कर रहा, वो कमी कर रहा। बताइए घनाभ के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो बात आती है सर घनाभ का आयतन, जिसको आप वॉल्यूम बोलते हो, होता क्या है, तो वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई की वैल्यू, लंबाई में कितने प्रतिशत का इंक्रीजमेंट है, 10% का। तो देखो इसको हम तुम्हें कैसे बताए दे रहे हैं, फॉर्मूले से भी, पहले 10% का इंक्रीजमेंट है, फिर 20% का इंक्रीजमेंट है, और फिर 20% की क्या है, कमी है, 20% की क्या है, कमी है। तो एक बार हम फॉर्मूले से जरूर बताए दे रहे हैं। पहले ना इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को क्या कर लो, सॉल्व। तो 10 और 20 कितने हो गए, 30, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 20 बटे कितना आएगा, 100 आएगा। 1-2 बार कर लोगे ना तो ये याद हो जाता है। तो ओवरऑल कितना आ गया, 32%। अब इस 32% और इसको ले लो, समझ गए ना, 3 बार मतलब 3 आएंगे तो कैसे करोगे। तो 32 में से 20 घटाए तो कितने आ गया, 12, -32 × 20
32 इंटू 20 बटे में कितना आएगा 100 आएगा, बटे में कितना आएगा 100। ये काटोगे, इनको काटो नहीं, चलो एक काम करो, ये 0 से ये 0 कट गया, 10 रहने दो, ये कितना हो जाएगा 64, 10 से डिवाइड करोगे तो 12 में से ये 6.4 क्या करेंगे अपन माइनस, तो 12 में से 6.4 माइनस करेंगे तो 6.4 नहीं घटाओ, सीधा 7 घटा दो, तो 12 में से 7 घटाए कितने आ गए 5.6% का टोटल क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट हो जाएगा, 5.6 का टोटल क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट हो जाएगा। समझ गए अच्छे से। अब इसी सवाल को चाहो तो आप फ्रैक्शन से जिससे भी आपको करना हो उससे कर सकते थे कि सर पहले 10% की वृद्धि हो रही थी तो आ जाएगा 11/10, ये फ्रैक्शन अब तुम्हें याद हो जाना चाहिए। फिर 20% की वृद्धि हो रही थी, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो वृद्धि हो रही तो हो जाएगा 6/5 इंटू 20% की क्या हो रही है कमी, तो 20% मतलब 1/5, 5 में 1 की कमी तो आ जाएगा 4/5, कितना आ जाएगा 4/5। अब यार ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, अच्छा कट रहा है तो काट लो नहीं तो रहने दो, तो ये 25 नीचे तो कितना आ जाएगा 250, नीचे कितना आ जाएगा 250, ऊपर कितना आएगा 6 चौके 24 और 24 का गुणा 11 में करोगे तो आ जाएगा 462, 462। थोड़ा सा यार ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे आ जाएगा 1000, नीचे कितना आ जाएगा 1000 नीचे कितना आ जाएगा 1000 और ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर कितना आएगा देखो 26 चौके, देखो 26 चौके 104, 1040 और 4 चौके 16, तो क्या आ गया 1056, 1056। अब ऐसा हमने क्यों करा, एक के बाद दशमलव लगा लो तो कोई वस्तु 100 से 105.6 हो गई, इंक्रीजमेंट कितना हो जाएगा 5.6% का, 5.6% का क्या हो जाएगा इंक्रीजमेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगर आपसे ये चीज़ आ गई है तो अब हम थोड़े से ऐसे सवाल कर लेते हैं जिसमें वो ना कभी कभार बीच की चीज़ों को भी क्या कर देगा गायब कर देगा, जैसे कि ये रहा सवाल। ठीक है, हमने हर एक तरीके का सवाल इसमें लिया हुआ, बोल रहा है आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, ठीक है, फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो आयत की चौड़ाई पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप हमें ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है, तो इसका वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू दी है और ये वाली तुमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं यार, इसको और इसको करो तो पहले बोल रहा है कि टोटल क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई, आप बोलोगे सर क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई, तो बढ़ाओ भैया इसको 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 तो आ जाएगा ये 6/5। लंबाई में 50% की वृद्धि हुई, तो 50% की वृद्धि 1/2, 2 से कितना हो जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 और चौड़ाई हमें पता नहीं तो वो हम निकाल लेंगे। अब इनको काट लो यार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी इधर कितने हो जाएंगे 4/5। तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चौड़ाई पर सर ये प्रभाव पड़ेगा कि सर ये जो 5 है 5 से कितनी हो जाएगी 4, कितने की कमी होगी 1 की, कितने पर 5 पर, तो 1 की कमी यदि 5 पर हो रही है तो परसेंटेज में कितने की कमी हो जाएगी, बोलो भैया 1/5। डायरेक्ट पता है तो ठीक है, नहीं तो इंटू 100 करके बता दो, 20% का सीधा क्या हो जाएगा डिक्रीजमेंट हो जाएगा, 20% का क्या हो जाएगा डिक्रीजमेंट हो जाएगा। समझ गए ठीक। अब सुनो, ये है आपका इसी पैटर्न में तीसरा कंसेप्ट, इसी में क्या है ये तीसरा कंसेप्ट। इसमें होता क्या है, इसमें ना ओवरऑल चेंज दे दिया और वो तुमसे 1 डायमेंशन में या 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में चीज़ों को क्या कर सकता है पूछ सकता है। देखो होता क्या है, 1 डायमेंशन से मतलब क्या है, 1 डायमेंशन से मतलब ये है किसी चीज़ की लंबाई हो गई, मान के चलो चौड़ाई हो गई, परिमाप हो गए, ठीक, ये जो होते हैं ये होते हैं 1 डायमेंशन में, ऊंचाई हो गई, ये सब कैसे कैसे होते हैं 1 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन से मतलब केवल एक भुजा में परिवर्तन। 2 डायमेंशन से मतलब क्या है, 2 डायमेंशन से मतलब है क्षेत्रफल, 2 डायमेंशन से मतलब क्या है क्षेत्रफल, जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात होती है, जिसमें 2 विमाओं की बात होती है। और 3 डायमेंशन मतलब होता है, 3 डायमेंशन मतलब होता है आयतन में परिवर्तन। 3 डायमेंशन में क्या होता है आयतन में जब परिवर्तन होगा। याद रखना, आप इससे यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो,
आराम से। इससे यहाँ पे भी जा सकते हो, इससे यहाँ पे भी जा सकते हो। सवाल कैसे आएंगे? अगर वो तुम्हें कभी 2 डायमेंशन वाली वस्तु बता दे और बोले कि 1 डायमेंशन में जाना है, 1 से 2 पे जाना तो अलग चीज़ है, वो हम सीख चुके हैं अभी पीछे। लेकिन अगर 2nd डायमेंशन से अगर आपको वापस से 1st डायमेंशन में जाना है तो आप दोनों साइड का क्या लोगे? स्क्वायर रूट। दोनों साइड का क्या लोगे? स्क्वायर रूट, वर्गमूल लोगे। और जब 3 डायमेंशन से आपको वापस से 1 डायमेंशन में जाना हो तो आप लोगे क्या? घनमूल। क्या लोगे? घनमूल। कैसे? वो हम आपको बताए दे रहे हैं। कैसे? वो हम आपको बताए दे रहे हैं कैसे सवाल होंगे ये। पहले थोड़ा बहुत लॉजिक समझे कि 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में जाना हो तो वर्गमूल करोगे, 3 डायमेंशन से 1 डायमेंशन से जाना है तो क्या करोगे? घनमूल करोगे। इस बात को बहुत अच्छे से याद रख लो अब तुम, ठीक है? इस बात को याद रख लो। जैसे किसी वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। क्षेत्रफल की बात कर रहा, मतलब 2 डायमेंशन 44% तक बढ़ जाता है, तो हमने मान लिया कि मान के चलो पहले इसका क्षेत्रफल 100 था। पहले कितना था? ओल्ड कंडीशन में इसका क्षेत्रफल कितना था? 100। अब न्यू कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल है 44% बढ़ गया, तो 100 में 44 जोड़ोगे तो ये आ गया। तो इनका जो 2 डायमेंशन में रेशो जो है वो इतना है। उसने क्या बोला? तो उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की क्या हुई? वृद्धि। आप बताओ त्रिज्या क्या है? त्रिज्या है सर 1 डायमेंशन। तो 1 डायमेंशन में यदि हमें चीज़ों को जाना है तो हम क्या करेंगे? बताओ। हम करेंगे, बताओ क्या करेंगे? हम करेंगे वर्गमूल। क्या करेंगे? वर्गमूल। तो 100 का वर्गमूल होता है 10, 144 का वर्गमूल होगा 12। तो कोई वस्तु 10 से कितनी हो गई? 12, 1 डायमेंशन में। तो कितना बढ़ गई? आप बोलोगे सर 2 की वृद्धि हुई है कितने पर? 10 पर। परसेंट निकालना इंटू 100 करोगे तो ये डायरेक्ट आ जाएगा 20% का इंक्रीजमेंट। समझ गए? अगर वो तुमसे पूछ लेता कि 3 डायमेंशन में बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहले यहाँ से वापस 1 डायमेंशन में चले जाना, और जब 3 डायमेंशन में डायरेक्ट बोले तो देखो पीछे जाते हो तो करते हो घनमूल, और जब आगे जाओगे तो कर दोगे घन। उल्टा चलता है। तो 10 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1000, और इसका क्यूब करोगे तो आ जाएगा 1728। तो चेंज कितने का हो जाएगा? 72.8% का। कितने का चेंज हो जाएगा? 72.8% का क्या हो जाएगा? चेंज। समझ गए? जब आप आगे जा रहे हो तो वर्ग करोगे और घन करोगे। 2 डायमेंशन में जाना तो वर्ग, 3 डायमेंशन में जाना तो घन। और जब आप पीछे जाओगे तो 2 से 1 पे जाना है तो वर्गमूल, 3 से 1 पे जाना है तो घनमूल। सवाल ऐसे आते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है? समझ गए? डन। अब इसी कंसेप्ट पे बनते हैं कुछ क्वेश्चन, जो कि होते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ये हम आपको एग्जाम्पल में पहले भी बता चुके हैं, इस बार दोबारा से बताया दे रहा है। एक बात, ठीक है? क्या बोला? यदि चाय की कीमतों में 40% की क्या होती है? वृद्धि होती है। प्राइस में 40% की वृद्धि हो गई, तो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर ली जाए, ताकि व्यय पर हमारे जो खर्च है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। जो हमारा खर्च है उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। आप हमें ये बताओ सर खर्च क्या होता है? तो खर्च बराबर होता है प्राइस, जिसको आप एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। खर्च बराबर होता है कीमत या मूल्य भी बोल सकते, इंटू में क्या होता है? व्यय। इंटू में क्या होता है? व्यय। सॉरी, व्यय नहीं, इधर पे क्या दिया था? यहाँ पे खपत। क्या दिया है? खपत। तो खर्च जो है हमारी कीमत और खपत के मल्टीप्लाई के कैसे होता है? बराबर होता है। तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। याद रखना प्राइस और कंजप्शन जो है, कीमत और खपत, एक दूसरे के कैसे हैं? रेसिप्रोकल हैं। अगर इसमें परिवर्तन होगा तो इसमें उल्टा परिवर्तन होगा, ताकि इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक? तो उसने क्या बोला? सवाल को अब पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। बोल रहा है चाय की कीमत में 40% की क्या हो गई? वृद्धि। आप बताओ, यदि हमें इस एक्सपेंडिचर को नियत रखना है, मतलब इसमें हमें वृद्धि नहीं करनी, तो वृद्धि नहीं करनी मतलब ये 1 का 1 रहेगा, गुना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो अगर हम प्राइस में 40% की क्या कर रहे हैं? वृद्धि, तो 40% की वृद्धि करोगे तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है? आप बोलोगे सर वो होती है 2/5। 5 में 2 की वृद्धि करोगे तो हो जाएगा 7/5। कितना हो जाएगा? 7/5।
अगर प्राइस 7/5 हो गया और हमें एक्सपेंडिचर को परिवर्तित नहीं करना है तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कंजप्शन जो उसको खपत बोलते हैं वो इसकी जस्ट रेसिप्रोकल होती है। अगर हमें परिवर्तन नहीं चाहिए है तो प्राइस को 7/5 करा है तो खपत को 5/7 करना होगा, खपत को 5/7 करना होगा ताकि हमारे एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो कंजप्शन को 5/7 करोगे तो करोगे क्या, कमी करोगे। इसमें वृद्धि हुई तो इसमें क्या करोगे, कमी। तो 7 से कितने 5, कितने की कमी 2 की, वो भी कितने पर 7 पर। और 2/7 जो होता है वो होता है 28 सही 4/7%। या आप आराम से निकाल लो कि भैया 2/7% निकाला इंटू 100 उस टक के बाहर परसेंटेज। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या, बताओ भैया क्या समझे। आप ये बात समझे हो कि एक्सपेंडिचर जो है वो प्राइस और कंजप्शन के कैसे होता है, इक्वल होता है। अगर एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं करना है तो प्राइस में जो भी चेंज होगा उसका उल्टा चेंज किस में होगा, उसकी कंजप्शन में। कीमत में जो भी परिवर्तन होगा तो मैं खपत में उतनी क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। कीमत बढ़ेगी, खपत को कम करना पड़ेगा, और खपत यदि बढ़ी तो कीमत को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका खर्च जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ गए, बढ़ जाएगा। इससे अच्छा अगर आपको इसको नियत रखना है तो ये एक दूसरे के कैसे चलते हैं, बोलो, रेसिप्रोकल चलते हैं। ठीक है भैया। एक सवाल इसी पे बेस्ड एक सवाल ये रहा, बोल रहा है दाल की कीमत 25% क्या हो गई, बढ़ गई। दाल की कीमत 25% क्या हो गई, बढ़ गई। एक व्यक्ति ने शुरुआत में 60 किलोग्राम दाल क्या करी, खरीदी। उसी पैसे से अब वह कितने किलोग्राम दाल क्या कर सकता है, खरीद सकता है। मतलब जैसे मम्मी आपको कुछ रुपए देती, मम्मी जो है कुछ रुपए देती है कि भैया दाल खरीद के ले आओ, दाल खरीद के ले आओ। अब दाल का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन पैसे तो उतना ही है, तो खर्च तो आपको उतना ही करना है ना। तो यही वही वाला कंसेप्ट हो गया कि एक्सपेंडिचर जो आपका खर्च है वो सर प्राइस और कंजप्शन के बराबर होता है। अगर एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं करना है तो खर्च को चेंज नहीं करना है तो प्राइस और कंजप्शन, कीमत और खपत एक दूसरे के जस्ट कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो भाई बताइए क्या फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि अब इसको देखो, लिखने को हम फ्रैक्शन में भी लिख देते हैं लेकिन थोड़ा लिखने में अच्छा सा फील नहीं होता तो उसको हम रेशियो में लिख ले रहे हैं। प्राइस में 25% की क्या हो गई, वृद्धि। मतलब प्राइस 4 से, ओल्ड प्राइस है ये, ओल्ड प्राइस हो रही है न्यू प्राइस, 4 से कितनी हो गई, 5। तो अगर आपको खर्च को नहीं बढ़ाना है तो कंजप्शन जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कंजप्शन को आप क्वांटिटी भी बोल सकते हो, वो कितनी हो जाएगी, 5 से 4। मतलब पहले आप 5 ला रहे थे यूनिट में, अब कितना लाओगे, 4 यूनिट लाओगे। तो ला कितना रहे थे शुरुआत में, तुम बताओ भैया कितना ला रहे थे, 60 किलोग्राम। कितना ला रहे थे, 60 किलोग्राम। तो यहाँ 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने किलोग्राम के बराबर है, 60 केजी के बराबर है। तो 5 60 केजी के बराबर, तो 1 यूनिट डायरेक्ट आ जाएगा आपका कितना, 60/5 मतलब कि 12 केजी। कितना आ गया, 12 केजी। तो इस हिसाब से अब कितना लाओगे, 1 केजी, 1 यूनिट बराबर 12, तो 4 यूनिट बराबर 12 चौके 48 केजी। बोलो भैया कितना आ जाएगा, 48 केजी आ जाएगा। समझ गए चीज़ें कैसे करना है। ये एक सवाल हो गया। इसी तरीके से एक सवाल ये भी है, बस एक थोड़ा सा पैटर्न इसमें बदला हुआ होता है, शायद वो हमने आगे क्वेश्चन को लगाया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है। तो इतने में पहले बताओ, इस सवाल में कोई दिक्कत है नहीं ना। कब याद रखना, जब खर्च नहीं बदलता है तो प्राइस और कंजप्शन या प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के कैसे चलते हैं, रेसिप्रोकल। जो प्राइस का रेशो होगा उसका उल्टा कंजप्शन का रेशो होता है। हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे लेकिन ऐसे लिखने में थोड़ी सी सुविधा हो जाती है, ज़्यादा टीचर भी ऐसे पढ़ाते भी हैं। ठीक है भाई, 2 मिनट हम पानी पी ले, फिर इसी सवाल का ये वाला सवाल जो इम्पोर्टेंट है आता है, इस तरीके का सवाल। ठीक है, 2 मिनट बस।
चलिए इस सवाल को, नीचे वाले सवाल को अब कर लेते हैं। बोल रहा है नमक की कीमत में 15% की क्या हो गई, कमी। एक व्यक्ति 272 रुपये लेकर जाता था तो 2 किलोग्राम अधिक चावल खरीदने की सक्षम रखता है। अरे तुम खुद बताओ, प्राइस में क्या आ गई, कमी। प्राइस में क्या आ गई, कमी। पहले भी तुम 272 रुपये लेके जा रहे थे, अब भी तुम 272 रुपये लेके जा रहे हो। अगर प्राइस में कमी आ गई तो तुम कुछ ना कुछ क्वांटिटी तो एक्स्ट्रा लेके आओगे, तो 2 किलोग्राम चावल तुम एक्स्ट्रा ले आए। पूछ रहा है नमक की पुरानी कीमत कितनी है, तो बिल्कुल वही पैटर्न पे बेस्ड है कि सर एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू होता है प्राइस इनटू कंजप्शन। यदि एक्सपेंडिचर को हमें नहीं बदलना है, खर्च को नहीं बदलना है, तो प्राइस और कंजप्शन, मूल्य और खपत एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। हुआ क्या सर, प्राइस में ये ओल्ड कंडीशन थी, ये न्यू कंडीशन है। प्राइस में 15% की कमी आ गई। 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। कितनी होती है, 3/20। तो 20 से कितनी हो गई, 17। अगर प्राइस 20 से 17 हो गई तो क्वांटिटी, जिसको आप कंजप्शन बोलते हो, कंजप्शन बोलते हो, वो हो जाएगी 17 से 20। कितना यूनिट एक्स्ट्रा ले आए, आप बोलोगे सर हम 3 यूनिट एक्स्ट्रा ले आए। ठीक है भैया, 3 यूनिट या 3 रेशो एक्स्ट्रा ले आए। वैसे में कितना ले आए, 2 kg। वैसे में कितना ले आए, 2 kg। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2/3 kg। 2/3 kg। निकालना क्या है, निकालना है वस्तु की घटी हुई कीमत, मतलब न्यू वाली प्राइस जो है ये आपको क्या करनी है, निकालनी है। आप हमें ये बताओ कि अब जो है तुम ला कितना रहे हो, तो अब क्वांटिटी में तुम ज़्यादा ला रहे हो, कितना ला रहे हो, 20 यूनिट ना। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 2/3 kg है तो 20 की कितनी हो जाएगी, इतने में का गुणा कर लो यार। तो 20 × 2/3 बराबर में आ जाएगा 40/3 kg। तो अब तुम 40/3 किलोग्राम खरीद के ला रहे हो, कितने रुपए में, 272 रुपए में। पूछ रहा है बताइए 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, तो निकाल दो यार, सिंपल सी तो बात है। अब क्या कि सर हम 272 रुपये लेके जाते हैं और इतने किलोग्राम लेके आते हैं, तो इतने किलोग्राम से भाग दे देंगे तो हमें मिल जाएगा 1 किलोग्राम का प्राइस। डिवाइड कर लो यार इसको, 4 से काटो, 4 से काटो, 4 4 6 24, 3 और 2 4 8 32। अब 68 × 3 करोगे तो याद आएगा 180 और 24 204/10। 204/10 मतलब हो जाएगा आपका 20.40 रुपये। तो 1 किलोग्राम वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20.4 kg। कभी कभार ओल्ड वाला पूछ लेता है तो पहले यहाँ से ओल्ड वाली क्वांटिटी निकालना और 272 में उस क्वांटिटी से भाग दे देना, तो आपको ओल्ड वाले रुपीस भी क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। बोलो भाई, डन। एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, क्या है, बियर शैम्पू। बियर वाला सवाल एक रह गया था, मैंने सोचा लास्ट में करवा दे रहे, थोड़ा पाइटी साइटी हो जाए, है ना। बियर शैम्पू की कीमत में 20% की क्या हुई, वृद्धि हुई, और फिर 10% की कमी हुई। कुल मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या करो, ज्ञात करो। 2 चीज़ों, पहले बढ़ाया फिर घटाया। पूछ रहा ओवरऑल परसेंटेज चेंज, निकाल सकते हो ना कोई भी तरीके से। वैल्यू को मान लो, फॉर्मूला लगा लो, या फिर वो फ्रैक्शन वाले से। यहाँ पे कैसे करें, एक काम करते हैं, हमने वैल्यू को मान के नहीं करवाया ना, इस सवाल को कर लेते हैं, और आसान भी है। मान के चलो शैम्पू की कीमत थी 100 रुपये, पहले इसमें 20% की वृद्धि हुई तो हो गई 120 रुपये। 20% की वृद्धि कितनी हुई तो 20 ही रुपये होगा, 20 का 20%, 100 का 20%, ठीक। फिर 10% की कमी हुई, तो अब इसमें 10% की क्या करो, कमी करो। तो 120 का 10% कितना होगा, 12, और इतने की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 108 रुपये हो गई वस्तु। अब शैम्पू की कीमत, बियर शैम्पू की कीमत, तो 100 रुपये की वस्तु अब 108 रुपये हो गई। तो कितना टोटल इंक्रीजमेंट हुआ, 8 का, कितने पर, 100 पर। 100 पर 8 की वृद्धि, तो 100 पर 8 में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। लॉजिक समझे हम क्या बता रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक या नेट परसेंटेज चेंज हम कहाँ लगाएंगे, कहाँ नहीं लगाएंगे। जहाँ पे भी आपको थोड़ा ओवरऑल वाली फीलिंग आए कि भैया
दो चीज़ों के गुणा करने से कोई तीसरी वस्तु क्या हो रही है, बन रही हो, तो वहाँ पे हम नेट या इफेक्टिव रेट परसेंटेज लगाते हैं। ठीक, नेट या इफेक्टिव रेट परसेंटेज लगाते हैं। अब एक सवाल और है और इस सवाल को और कर लेते हैं। बोल रहा है यदि किसी मूवी की टिकट की कीमत इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई और टिकटों के बिक्री में, सेल्स में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो उसके इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप हमें बताओ कि इनकम मतलब होता है रेवेन्यू। इनका मतलब क्या हो सकता है, रेवेन्यू। तो भैया किसी भी थिएटर का रेवेन्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर टिकट का प्राइस कितना है, टिकट का प्राइस कितना है और सेल्स कितनी हो गई, इन दोनों का जो इम्पैक्ट है वो इस पर पड़ेगा। तो पहले इसमें टिकट के प्राइस में कितने की वृद्धि हुई, 12.5%। 12.5% की क्या हुई, इंक्रीजमेंट हुआ। 12.5% का इंक्रीजमेंट हुआ और 8 से 1/2% का भी फिर से क्या हुआ, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2% का क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। ये भी इंक्रीजमेंट है। बताइए ओवरऑल इंक्रीजमेंट कितना होगा। अब ना हम इस सवाल को करवा सकते हैं, कर भी लेंगे, हो भी जाएगा, लेकिन यार कुछ सवाल तो हम आपको इसलिए लाए थे ये सवाल ताकि घर पे थोड़ी सी मेहनत कर दो। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 8 से 9, और ये हो जाएगा आपका 17/200, 17/200 तो 217/200। अब इसको सॉल्व कर लेना और इनमें से 4 में से कोई एक आंसर है, कमेंट में बोला ना। मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया, करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, करनी पड़ेगी ना, बस यही है। फिर अब चलते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अगले कंसेप्ट पे, जो है आपका सीरीज बेस्ड कंसेप्ट। ठीक है, जो क्या है, सीरीज बेस्ड कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सीरीज बेस्ड कंसेप्ट क्या होता है, जैसे आपने सक्सेसिव केस पढ़ा, वो पढ़ा था ना पीछे, नेट इफेक्टिव परसेंट, वैसे ही कुछ परसेंटेज क्या होंगे, चेंज होंगे और उसमें से कुछ की वैल्यू वो तुम्हें दे देगा। अभी हमने क्या बोल दिया वो समझते हैं। जैसे हम आपसे बोल रहे हैं कि हमने ना एक वस्तु, मान के चलो ये वस्तु है, हमने 100 रुपये की क्या करी, खरीदी। फिर हमने क्या कहा, इसको पहले हमने किसी दूसरे बंदे को 20% के प्रॉफिट पर क्या कर दिया, बेच दिया। इस दूसरे बंदे ने इसको 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया और इसने इसको 40% के प्रॉफिट या लॉस पर क्या कर दिया, बेच दिया। और फिर बोलेगा बताइए इस वस्तु की अब जो है कीमत क्या होगी। तो इसको बोलते हैं सीरीज बेस्ड। देख रहे हो, पहले यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो इसको बोलते हैं सीरीज बेस्ड। अब सीरीज बेस्ड में सवाल कैसे आते हैं, सवाल ऐसे आते हैं, कुछ हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे बोलेगा एक नगर की जनसंख्या मान के चलो कुछ थी, 1 साल बाद 10% की वृद्धि हुई, 1 साल बाद 20% की वृद्धि हुई, बताइए 2 साल बाद वस्तु की कीमत क्या होगी। या फिर वो लास्ट वाली वैल्यू दे के पहली वाली वैल्यू क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो इसमें एक पैटर्न चलता है, वो पैटर्न क्या होता है वो समझो। इसमें यहाँ पे दिया रहेगा आपको प्रारंभिक मान, क्या दिया रहेगा, प्रारंभिक मान। फिर बीच में कुछ सक्सेसिव क्या होंगे, चेंज होंगे, 100 प्लस माइनस वृद्धि या कमी। वृद्धि होगी तो क्या कर लेंगे हम प्लस, कमी होगी तो क्या कर लेंगे माइनस। एक बार चेंज हुआ तो एक बार लिखेंगे, दूसरे बार फिर चेंज हुआ तो फिर से यही लिखेंगे, वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी। और अगर 2 बार हुआ तो ऐसे लिखेंगे, 3 बार हुआ तो ऐसे लिखेंगे, और ये हम ऐसे लिखते जाएंगे जितने बार होगा। और लास्ट में हमारी आ जाएगी अंतिम मान। लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा अंतिम मान। ठीक है भाई। सवाल कैसे बनते हैं इसमें, सवाल ऐसे बनते हैं कि सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा, सबसे पहला सवाल तो भैया यही बनेगा कि वो आपसे, अरे रे, वो आपसे क्या पूछेगा, कभी ये पहली वाली वैल्यू देगा और लास्ट वाली पूछेगा, कभी ये लास्ट वाली वैल्यू देगा
और ये पहली वाली वैल्यू पूछेगा, और कभी पहली और लास्ट दोनों वैल्यू दे देगा, और ये बीच की वैल्यू तुमसे क्या करेगा, पूछेगा। बीच की वैल्यू तुमसे क्या करेगा, पूछेगा। बस 3 तरीके के सवाल बनेंगे। सवाल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं, सवाल इसमें बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम इन सवालों को क्या कर लेते हैं एक एक करके, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम बोल क्या रहे हैं। ठीक, देखो भाई सवाल क्या है। क्वेश्चन है, इस पे जो नॉर्मली सवाल आते हैं ये आबादी वाले सवाल होते हैं, किसी नगर की जनसंख्या इतनी थी, इतनी हो गई, ऐसे वाले सवाल। ठीक है, देखो उधर, 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी। 1 साल पहले कितनी थी, 72,000 थी। ठीक है भाई, फिर क्या बोला उसने, कुछ कारण के कारण, प्रवासी के कारण हर साल 8% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। वर्तमान वर्ष में गांव की आबादी है कितनी, हर साल 8% क्या हो रहा है, कम। 1 साल पहले 72 के थे, तो अब कितने के बचेंगे, आप बोलो सर 8% तो चले गए, तो बचे कितने, आप बोलोगे 92%। कितने बचेंगे, 92%। बस इतना सा सॉल्व करना था, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, इनका मल्टीप्लाई करोगे 0 0, ये 72 और 92 है, दोनों के बीच में 82 आएगा, 82 का स्क्वायर आएगा 18, 18 का स्क्वायर 324 की 4, 3 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36 64 3 67, इतना आएगा 67। 240 में से 100 क्या कर दोगे आप, लगभग 100 क्या कर दोगे आप इसमें से माइनस, तो ये जो है, हाँ 1000 क्या कर दोगे इसमें से माइनस, सॉरी इसमें से 100 क्या कर दोगे आप माइनस, तो ये आ जाएगा 66 24 और एक 0 पहले से है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। मल्टीप्लाई कर देना, यूनिट डिजिट लगा देना, जो तुम्हें ठीक लगे उससे आंसर आ जाएगा। समझ गए, इस सवाल को करो। एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, प्रतिवर्ष 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी, पहली वाली वैल्यू देख दी, 2 सक्सेसिव चेंज दे दिए, और अंतिम वैल्यू तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कभी ये वाली वैल्यू देगा तो ये वाली वैल्यू पूछेगा। सवाल ऐसे ही आते हैं इसमें ज़्यादातर। तो 25,000, ठीक, पहले साल 10% बढ़ा तो 11/10, फिर से 10% बढ़ा तो फिर से 11/10, 0 0 ये 0 ये 0। ठीक है भैया, क्या हो जाएगा, 11 गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 121, इंटू में आ जाएगा 225 0। अब 0 का, सॉरी 121 आएगा इधर, है ना, अरे 121 इंटू 225, 0 का 0 रहेगा, 25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 2 52 की 2, 25 से कम 25 और 5 30, 30 250 है कोई आंसर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए क्या बोल रहे थे हम, एक आगे की वैल्यू देके बीच में कुछ सक्सेसिव चेंज, फिर लास्ट में कुछ चेंज। ठीक है, इसी पे बेस्ड जो है एक सवाल और है, इस सवाल को आप कर लेते हैं। एक शहर की आबादी पहले 30% बढ़ी, हमें नहीं पता कितनी थी, हमने मान लिया, मान के चलो x, 30% बढ़ी तो हो गया 13/10। फिर क्या हुआ, फिर 15% कम हो गई, तो 15% कम हुई तो हो जाएगा आपका 17/20। अब जो नगर की जनसंख्या है वो है 11,050 रुपये। तो पूछ रहा है 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी, यही वाली वैल्यू पूछ रहा है। जैसा बोला था वही है कि इनमें से कुछ की वैल्यू देगा, कुछ की वैल्यू तुमसे पूछेगा, कुछ की वैल्यू देगा और कुछ की वैल्यू तुमसे क्या करेगा, पूछेगा। 13 से काट लो यार, 13 एकम 13, 13 अट्ठे 104, 6 और 5, 13 पौना 65, 17 एकम 17, 17 पौना 85, ये 50 आ गया, ये 2 है, 5 दूनी 10 हो गए, x बराबर हो जाएगा 10,000। x बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 बनेगा। बोलो, आगे की वैल्यू देके पीछे की वैल्यू पूछेगा, पीछे की वैल्यू देके आगे की वैल्यू पूछेगा, यही सक्सेसिव चेंज है। और सक्सेसिव चेंज का ही कंसेप्ट रिमेनिंग वाले सवालों में आता है। जितने भी आपके रिमेनिंग वाले सवाल होंगे उसमें भी यही लॉजिक लगता है, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम। अब क्या होगा, अब ऐसा होगा ऐसा कि आगे की वैल्यू दे दी, पीछे की भी वैल्यू दे दी, बीच के सक्सेसिव चेंज क्या कर रहा है वो तुमसे पूछ रहा। जैसे एक शहर की आबादी एक वर्ष में 4 लाख से बढ़कर 44 लाख हो गई, प्रति वर्ष वृद्धि की दर क्या करो, ज्ञात करो। तो भैया थी कितनी, 40 लाख, कितनी थी, 40 लाख। एक बार कुछ सक्सेसिव चेंज हुआ होगा, बराबर में हो कितनी गई, 44 लाख। ठीक, अगर 2 बार होता तो यहाँ आ जाता x/y, 3 बार होता तो x/y फिर से आ जाता। ठीक है,
तो x बटे बाय इज इक्वल टू में 44 लाख बटे में 40 लाख सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 11 बटे 10, 10 से 1 की वृद्धि, तो आ जाएगा डायरेक्ट 10%। समझ रहे? अगर ये 2 वर्ष होते ना तो यहाँ x बटे बाय 2 बार आ जाता, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बाय स्क्वायर आता, तो जो भी नंबर होते फिर उसका हम वर्गमूल लेते। ये हम तुम्हें पहले बता चुके हैं कि एक डायमेंशन, ये बिल्कुल वही लॉजिक है, एक डायमेंशन में अगर ये 2 डायमेंशन से वापस आपको एक डायमेंशन में जाना होता है तो इसको आप कितने बार गुणा कर क्या ले लोगे, इनका स्क्वायर रूट ले लोगे। समझ गए? जैसे इस सवाल को हम ऐसे बना सकते थे, एक शहर की आबादी 1 लाख से बढ़कर 1.44 लाख हो गई, वो भी कितने सालों में, 2 सालों में। बताइए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, मतलब किस हिसाब से उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। तो जब ऐसे सवाल आएगा 2 साल है तो आप पहले 1 डायमेंशन में जाओगे, तो आप किसका क्या ले लेना, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले लेना, तो आपका डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा। हम सवाल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि अपन के पास उतना क्वेश्चन, थोड़ा टाइम कम है ना यार, चीज़ें सब करनी है सिस्टमेटिक वे में और हमारी सभी चीज़ें कवर हो जाएं, उसी को हमें क्या करना है। वेन डायग्राम फिलहाल अभी छोड़ देते हैं। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, वो होते हैं आपके क्या, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शंस। इलेक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनको भी हम इसी क्वेश्चन में क्या कर लेते हैं, जो देखो यार, इलेक्शन वाले सवालों को करने के 2 तरीके हैं। एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका होता है, एक तो क्या होता है, बिल्कुल बेसिक तरीका जो नॉर्मल से तुमसे बन जाएगा। इनमें से एक तरीका होता है, वो होता है आपका ट्री मेथड। सवाल आएगा हम बता देंगे ट्री मेथड क्या होती है। दूसरा होता है सक्सेसिव मेथड, जो अभी आप सीख रहे हो ना, वही क्या है आपकी सक्सेसिव मेथड। जो रिमेनिंग बचता जाता है उसको हम छोड़ते जाते हैं। तो हम ये भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं, बात दोनों में बिल्कुल सेम टू सेम होती है, ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं। ठीक, अब इलेक्शन की एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, अगर हम आपसे बोलें कि यहाँ नॉर्मली 2 लोग होते हैं, एक तो विनर होगा और एक क्या होगा, लूजर। हम आपसे बोल रहे हैं कि जो विनर है, जीतने वाला उम्मीदवार है, वो कुल मतों का 60% मत लेकर जीत गया। 60% मत लेकर क्या कर गया, जीत गया, और वह 400 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से, 400। ठीक है, 400 वोटों से क्या कर गया, जीत गया। वोटों से क्या कर गया, जीत गया। क्या बोला, एक विजेता उम्मीदवार 60% मत लेता है और वह 400 वोटों से क्या कर गया, जीत गया। तो आप हमें ये बताओ हार जीत होती कैसे है। तो आप बोलोगे सर सिंपल सा तो लॉजिक है कि अगर जीतने वाला 60% लेके गया है तो हारने वाला कितना लेके गया होगा। आप बोलोगे सर 40%, और हार जीत होती है इन दोनों के डिफरेंस से। हार जीत किससे होगी, इन दोनों के डिफरेंस से, मतलब सर 20% से हार जीत होगी, क्योंकि इसको भी तो वोट मिले हैं और इसको भी वोट मिले हैं। जब हमने काउंटिंग करी तो इसको 20% एक्स्ट्रा वोट मिल गई, और यही 20% एक्स्ट्रा वोट जो है वही हार जीत का कारण बनती है। तो 20% बराबर 400 वोट, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा, 20 वोट। बोलो भैया, तो 100% बराबर आ जाएगा 2000 वोट। तो टोटल इसमें कितनी वोटें हैं, 2000 वोट है। लॉजिक क्लियर है, डन। अब इसमें कुछ वैलिड, जिसको आप बोलते हो वैध मत, ठीक, कुछ होती है इनवैलिड। तो इनवैलिड को छोड़ देते हैं क्योंकि उनसे हार जीत नहीं होती है, वो गिनी नहीं जाती, ठीक है। और कुछ लोग वोट ही देने नहीं आते तो वो भी नहीं गिनी जाती। सवाल आएगा, हम आपको सवाल में और परफेक्टली तरीके से बता देंगे। फिलहाल हम इस सवाल को करते हैं। सवाल क्या है, 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार 684 मतों की बहुमत से क्या कर गया, जीत गया। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है ये बताइए। अच्छा, सभी मत कैसे हैं, वैलिड वोट है। हमने मान लिया कि सर टोटल 100% वोटिंग हुई है, पूरी की पूरी वोटिंग हुई। जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 88% लेके जीत गया, तो हारने वाला कितना लेके गया होगा। आप बोलोगे सर हारने वाला जो है, जो लूज़र है, वो 12% लेके गया होगा। दोनों में कितने का अंतर आ गया। आप बोलोगे सर दोनों में 76% का अंतर आ गया। और यही जो 76% है कितने के बराबर है, इसके 684 के। तो 76% यदि इसको रिप्रेजेंट करता है तो 1% बराबर होगा 76 से इसको भाग दोगे
6 इनाम 54, 9 बार चला जाएगा तो 1:9, तो 100% वोटिंग होगी, मतलब टोटल वोटें कितनी आ गई, 900 आ गई। इस सवाल में तो कुछ था ही नहीं, इसलिए इस सवाल को हमने बिल्कुल आराम से ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे ना, हमने इसमें वैलिड वोट का कंसेप्ट रखा ना इनवैलिड वोट का कंसेप्ट रखा, सीधे सीधे हमने सवाल कर दिए और चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्या है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 80% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया, उसमें से 5% मत कैसे हो गए, अवैध घोषित हो गए। जो विजय उम्मीदवार है वो 70% वैध मत लेके आया और इतने मतों से क्या हो गया, विजय हो गया। इस सवाल को पहले हम डिटेल में बताएंगे और फिर इसका डायरेक्ट करने का तरीका भी बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए इसको ना नॉर्मली हम मान लेते हैं कि भैया मान के चलो 100% वोटिंग है और इसको क्या मान लिया, x। अब ना यहाँ उसने डायरेक्ट 80% दे दिया, कभी कभार वो बोल दिया है कि 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो जो इनवैलिड हो गए या डालने ही नहीं आए वो आपके काउंट होंगे क्या, बात आती है नहीं। यहाँ 20% अगर काउंट वोट डालने नहीं आए हैं तो डालने कितने आए हैं, आप बोलोगे 80%, ये है 80%। ठीक, याद रखना यहाँ हमेशा 100 का कोटा बनाओगे, यहाँ इनको जोड़ने पर 100 होना चाहिए, नहीं तो आप सवाल को गलत कर रहे हो। दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक, अब क्या हुआ, जो वोट डाले गए उसका 5% अवैध घोषित हो गए। देखो भैया ये है वोट, इसका 5% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे, आप बोलोगे 95%। अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये इनवैलिड हैं और ये तुम्हारे वैलिड हैं, इनका टोटल हमेशा कितना बनाना, 100 बनाना। ठीक, अब हुआ क्या, जो इस वैलिड वोट डाले गए इसमें से 70% जो है वो जीतने वाला उम्मीदवार ले गया, तो हारने वाला कितना ले गया, आप बोलोगे 30%। और दोनों में कितने का अंतर है, आप बोलोगे सर 40%। और इसी की वैल्यू जो है वो कितनी दी है, 36,840 दी है। तो ये बराबर ये, अब बात आती है क्या डायरेक्ट 40% बराबर आ गया क्या, तो आंसर आएगा नहीं। ये देखो इधर से ऐसे घूमते हुए आया है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको प्रॉपर शुरुआत से लेकर एंड तक इसको आना पड़ेगा और बराबर में लिखना पड़ेगा। तो बात आती है क्या इतनी सारी चित्रकारी करेंगे, तो नहीं भैया, आप ना इसको समझाने के लिए बस हमने इसको बताया था। आप चाहो तो इस सवाल को ऐसे लिखोगे, सर टोटल x वोटें थी, उसमें से 80% वोट डाले गए, तो ये आ गया टोटल डाली गई वोटें। ठीक, इसमें से 5% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए, सर इसका 95%, ये हो गया वैलिड वोट। वैलिड का 70% अगर जीतने वाला गया तो हारने वाला 30%, दोनों में कितने का अंतर, 40% का, तो इधर आ गया 40/100 और ये जो है कितने के बराबर है, 36,480 के बराबर है। ठीक है भैया, अब इसको क्या कर लो, प्रॉपर सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अपन सॉल्व करेंगे वाइट कलर से। ठीक है, तो देखो ये काटोगे कितने बार कट गया, 4 बार, ये काटोगे 5 बार। ठीक है भाई, इसको काटोगे तो ये कट गया 19 बार, ये कटेगा आपका 20 बार, इसको काटोगे तो ये होगा 2, ये आ जाएगा आपका 5, और कुछ कट रहा है क्या, 4 से काटो तो 4 पंचे कितने आ गए, 20 आ गए। यहाँ 5 × 5 125 आएगा। अच्छा एक काम करो, 2 से और इसको निपटाई दो, तो ये आ जाएगा 18, 24, 0। ठीक है, 19 से काटो, 19 से कटे जाएगा, 19 से कटेगा 9 बार, तो आ जाएगा 171, 171 बच गया 11, 1 4, ये कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। हाँ 6 बार में पूरा कट जाएगा। अब करना क्या था, अब करना सिर्फ इतना है, 5 5 5 125 का गुणा 9600 इंटू में 125। अब देखो 125 को यदि 8 दे दो ना, ये इसमें से 8 चला जाएगा, अगर इसमें से 8 दे दो तो काम आपका आराम से हो जाएगा। तो 12 8 96 होता है ना, तो 120 × 8 × 125 और ये बना लेगा आपका 1000 × 120, तो टोटल जो वोट आ गई वो आ गई 1,20,000। क्लैरिटी है, पक्का। एक लास्ट सवाल और जो है वो हम इसका करेंगे और इसके बाद हमारी जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। ठीक है भैया, अच्छे से देखो, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 3% ने अपने वोट नहीं डाले और डाले गए 5% वोट अमान्य घोषित हो गए। तो हम
और फिर विजय प्रत्याशी 54% वोट लेके गया और इतने मतों से जीत गया। टोटल ना डाले गए वोट क्या करो बताइए। चलो भैया कर लेते हैं। हमने मान लिया टोटल x वोट है, उसका 3% ने तो वोट ही नहीं डाली, तो कितने लोगों ने डाली? आप बोलोगे सर 97% लोगों ने वोट डाली। ठीक, ये है वोट डाली गई। इसमें से 5% अमान्य घोषित हो गई, तो कितनी बची? आप बोलोगे सर 95%। 95% मतलब 19/20। अब हम डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है भैया। अब हुआ क्या, जीतने वाला उम्मीदवार 54% लेके गया है, वैलिड वोट का 54%, तो हारने वाला कितना लेके गया होगा? आप बोलोगे सर वो ले गया होगा 46%, और दोनों में कितने का अंतर हुआ? 8% का। कितने का? 8% का। और यही जो है कितने के बराबर है? 11,558 के बराबर, 11,058 के बराबर है। अब इसको प्रॉपर क्या कर लो, सॉल्व कर लो, और हमारे इधर से आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, डन। चलो एक काम करते हैं, पहले इसी को काटते हैं। किस कलर से काट लें? अपन वाइट कलर से काटते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा आपका कितने बार? ये कट जाएगा आपका 5 बार। ठीक है भाई। अब देखो 19 से ये पक्का कटेगा, 19 से चेक कर लेते एक बार। चलो 19 से काटो, तो 19 से जैसे ही काटोगे तो 19 पंचे 95 बच गया, 15 155 हो गए, 19 अट्ठे 152, और 3 और 8 19 दूनी आ गए। ठीक है। 2 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 98, मतलब 49, और 1 आ गया। 49 और 1 नहीं, हाँ 49 और 1 आ गया। अब ये 97 से कितने बार में कट जाएगा? 97 से सीधा सीधा 3 बार में कट जाएगा। 5 और 3 टोटल 15, तो x बराबर आ जाएगा x बराबर 2 जीरो ये थे, 2 जीरो ये थे, तो 15 1 2 3 4, 1,50,000 टोटल वोट है। कितनी है? 1,50,000। इसका 5% सॉरी 3% वोट लोगों ने वोट नहीं डाले, तो इसका 3% कितना होगा? इसका 3% 15 तिया 4500, तो टोटल 4500 लोगों ने वोट नहीं डाले हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की जो हमारी क्लास है वो हम यहीं पे इसको क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आप इससे कुछ सीख रहे होंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। एक क्लास और रहेगी जिसमें हम परसेंटेज के बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन हैं वह कंप्लीट करा देंगे और आपका परसेंटेज ख़त्म। इसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस की क्लास रखेंगे। और आपसे एक निवेदन है कि हमारी जो ये प्रोसेस है, जो हम ये कार्य कर रहे हैं, हमें इसमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, तो इसके लिए आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़रूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताएं और शेयर भी करें। थैंक यू।